नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह। आज हम मानसिक एवं व्यावहारिक अक्षमता प्रबंधन में संगीत की भूमिका इस विषय पर परिचर्चा के लिए स्टूडियो में दो संगीत के महान कलाकारों को आमंत्रित किए हैं। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे बीच में श्रीमती अभ्रदिता मैत्रा बनर्जी उपस्थित हैं। आप सुदूर केरल से आई हैं और वहाँ पर नाट्य वेदा कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट में प्राचार्य हैं और साथ ही साथ आप संगीत की ए ग्रेड की कलाकार हैं और पिछले एक दशक से आप संगीत के माध्यम से जो मानसिक और व्यावहारिक रूप से अक्षम व्यक्ति हैं उनके निदान के लिए, उनके उपचार के लिए कार्यरत हैं और हम आपसे आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ में जो दूसरे विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं श्री राजेश गौतम जी, आप उपनिदेशक दूरदर्शन वाराणसी में कार्यरत हैं और बांसुरी के ए ग्रेड के कलाकार हैं। तो इन दो संगीत के महान विशेषज्ञों से हम इस बारे में जानेंगे, इस विषय के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम अभ्रदिता बनर्जी जी से ये जानना चाहेंगे कि मानसिक और व्यावहारिक अक्षमता क्या है, इसे दर्शक कैसे समझ सकते हैं और किसी बच्चे में अगर इस तरह की समस्या आती है तो वो कैसे समझ सकें कि मेरा बच्चा या मेरे पड़ोस में जो बच्चा है वह इस समस्या से ग्रसित है। सबसे पहले मैं दर्शकों का अभिवादन करती हूँ और ये एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। मानसिक और व्यावहारिक समस्याएं जो हैं, अक्षमता जिसको हम कहते हैं, मानसिक अक्षमता में अब बहुत ही कॉमनली हम सुनते हैं कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मानसिक अक्षमता में काउंट हो जाती हैं। और जो व्यावहारिक अक्षमता है उसमें सबसे बड़ी समस्या अभी जो आ रही है जिसे कि हम कहते हैं स्वलीनता या फिर ऑटिज्म। इसमें ADHD भी है जो कि हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं, जो कि ये चीज़ें जो हैं जेनेटिकली कुछ आती हैं चीज़ें, कुछ चीज़ें जो हैं आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। तो ऑटिज्म पर मेरा मुख्यतः काम है और ऑटिज्म जो है एक व्यावहारिक समस्या है और जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसके जो लक्षण हैं बच्चों में वो है कि यूजुअली ये 2 से 2.5 साल के बच्चों में देखने को मिलती है कि जब आपने बच्चे के नाम से बुलाया और बच्चा आपकी तरफ देखकर बात नहीं करता या फिर उसकी स्पीच डेवलप नहीं हो रही, मतलब कि बोल नहीं सकता, एक आध शब्द बोल सकता हो या फिर एक लेटर सिर्फ, एक अक्षर सिर्फ बोल सकता हो। और इसके साथ ही वो सामान्य बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करता, आपने आवाज़ दी वो सुन नहीं पा रहा है। सबसे पहले आपको ये डाउट हो सकता है कि शायद उसको सुनने की समस्या है, लेकिन जब आप चेकअप कराएंगे तो उसके बाद हो सकता है कि सुनने की समस्या नहीं है, लेकिन बच्चा आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो ये जो है समस्या, ये इस तरह के जो लक्षण आते हैं, इन लक्षणों में चिड़चिड़ापन है या फिर बहुत ज़्यादा बच्चा गुस्सा करने लगता है, मतलब जिसको कि हम एग्रेशन कहते हैं। ये सब चीज़ें जब होती हैं तब उस समय कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को। जितने जल्दी हम इन चीज़ों को डायग्नोस कर पाएंगे, जितने जल्दी ये हम समझ पाएंगे कि बच्चे को कोई किसी भी तरह की व्यावहारिक समस्या है, तब हम उसके जो मैनेजमेंट है, क्योंकि ऑटिज़म एक ऐसी चीज़ है, उसके 3 ग्रेड होते हैं, एक है माइल्ड, दूसरा है मॉडरेट और तीसरा है सीवियर। माइल्ड और मॉडरेट जो है अगर सही समय पर सही उम्र में पता लग जाए तो उसको काफ़ी हद तक उसका निवारण हो सकता है अलग अलग थेरेपीज़ के द्वारा, जिसमें से संगीत की बहुत ही बड़ी भूमिका है। तो मैडम, हम ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी माता पिता के बच्चे में इस तरह की अगर कोई समस्या दिखे, कोई ऐसे लक्षण दिखे, तो सबसे पहले उनको कहाँ, किस डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? क्योंकि सामान्यतः एक माता पिता में हेजिटेशन होता है, संकोच होता है कि मेरा बच्चा अक्षम नहीं है। इस बात को माता पिता जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे बच्चों को ग्रामीण परिवेश में बहुत लोग उससे परिचित नहीं हैं, तो सबसे पहले वो कहाँ उनको दिखाएं, किससे संपर्क करें? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम इन बच्चों को विशिष्ट बच्चे कहते हैं, ये स्पेशल चिल्ड्रन है और ये अक्षम
हमारा जो समाज है, हम जिस तरह से अपने बच्चे को बड़ा करना चाह रहे हैं, शायद उसमें वो अक्षम है, लेकिन उनके अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम शायद ना समझ पाए या हम शायद ना कर पाए। तो उनके अंदर क्या है, वो किस तरह की चीज़ों में शायद वो स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं, इन सब चीज़ों को पता करने के लिए सबसे पहले तो पता करना ज़रूरी है कि ऑटिज़म किस लेवल पर है। अगर वो ऑटिज़म है या बहुत ज़्यादा बच्चा जैसे कभी बैठते ही नहीं है तो ऑटिज़म विथ ADHD बोलते हैं हम, हाइपर एक्टिव बच्चा बोलते हैं। और इन बच्चों में जो है सबसे ज़्यादा समस्या होती है कि ध्यान केंद्रित करने की। तो ध्यान केंद्रित जिसको हम अटेंशन कहते हैं। अब हम हर बात पे बच्चों से कहते हैं कि ध्यान दो, ये सीखना है कि वो सीखना है, किसी भी बात के लिए हम कहते हैं कि ध्यान दीजिए या ध्यान दो। अब ये ध्यान जब नहीं होता है तब समस्या आती है, और इसके लिए सबसे पहले तो जो पेडियाट्रिक्स हैं, मतलब जो बच्चों के डॉक्टर हैं, उनसे पता किया जाए। और अगर वो इस तरह की समस्याओं के बारे में बात करते हैं तो न्यूरो के डॉक्टर्स जो हैं इन चीज़ों को हैंडल करते हैं, सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात जी रुकना चाहूँगा जी कि किस उम्र तक के बच्चों को इस तरह की पता कर पाते हैं कि इनको हम सिखा सकते हैं या इसका मानसिक इलाज किया जा सकता है, किस उम्र तक के बच्चों को? क्योंकि साल भर के बच्चे में अवेयरनेस आ जाती है जी और वो समझने लगते हैं जी। तो आपका क्या पैरामीटर्स है कि किस उम्र तक के बच्चों को या बालिका को या बालक को जी या जो एक प्रौढ़ भी व्यक्ति है, जी। तो क्या प्रौढ़ में भी इस तरह प्रॉब्लम आती है या कैसे क्या करते हैं आप लोग? ऑटिज्म जो है वो बचपन से ही आ जाती है, ये एक एज के बाद ऑटिज्म होगा ऐसा नहीं है। अच्छा। 2 साल की उम्र तक के बच्चों में पता चल जाता है कि अगर बच्चा ऑटिज्म या फिर स्वलीन बच्चा है जी। क्योंकि जब शुरू में ही बच्चा आपकी आवाज़ पर, आपने किसी बच्चे को बुलाया और बच्चा आवाज़ पे आपके ध्यान नहीं दे रहा है और वो आपकी तरफ देख भी नहीं रहा है, आप कुछ सिखाना चाह रहे हैं, खिलाना चाह रहे हैं, वो देखेगा ही नहीं आपकी तरफ, दूसरी तरफ देखेगा। या फिर दूसरे बच्चों के साथ बैठ के कोई भी खेल भी नहीं खेल सकता, अपने कोने में रहेगा, या फिर बहुत ज़्यादा हाइपर रहेगा, दौड़ रहा है। वही मैंने कहा ना कि ध्यान, भाई हमने जैसे आपने मुझे बुलाया, मैडम मैं आपको रोकना चाहूँगा, तो मैंने आपको देखा। जी, जी, जी। ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी ऑटिज्म के बच्चे पर। कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप होते हैं या कुछ? ये जो है आप 2 साल के बाद से इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं या फिर पता चलता है जो वो 1.5 साल से 2 साल के बच्चों में पता चल जाता है। क्योंकि क्या है, जब बच्चा हो सकता है कि स्पीच थोड़ा सा, मतलब जो बातचीत करना है वो थोड़ा डिले होता है कई बार बच्चों में, लेकिन विशिष्ट बच्चों में जो है ये बातचीत करने की जो मैंने एक और बात है कि ऑटिज्म के बच्चों में स्पीच बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। मतलब वो पूरी तरह से सेंटेंस बोलना, मतलब वाक्यों को पूरी तरह से बात कर पाना, या फिर समझ के बोलना। मैंने पूछा क्या कर रहे हो बेटा, तुरंत उसका जवाब शायद आपको ना मिले। हो सकता है उसको समझ में ही ना आए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं और उसका अटेंशन भी नहीं होगा आपकी तरफ। तो इस तरह से 2-2.5 साल के बच्चे में ये चीज़ पता चल जाती है। और जब आजकल तो नर्सरी स्कूल में डाल दिया जाता है बच्चों को 2.5 साल तक, नर्सरी में जाकर जब टीचर बोलते हैं कि ये बिल्कुल भी सुनता नहीं है या फिर बात नहीं करती है, जैसा भी है, अगर लड़का है लड़की है जो भी है, तो तब इस चीज़ का खुलासा होता है कि कोई एक अलग समस्या इस बच्चे में है, और तभी इस चीज़ को तुरंत पता करके अगर तभी उसका निदान या फिर उसके मैनेजमेंट, प्रबंधन के लिए कोई कार्य सोचा जाए तो वो बहुत ज़रूरी है। मतलब समय के साथ यदि ध्यान न दिया जाए तो उम्र के साथ वो समस्या बढ़ती जाती है जी। और अगर वह बच्चा बड़ा हो गया तब भी उसमें वो समस्या रहेगी। बिल्कुल रहेगी। तो ऐसे बच्चों के लिए वर्तमान समय में बहुत सारे सेंटर्स खुल रहे हैं, बहुत सारे लोग इससे जुड़ रहे हैं जी, जी। और उसमें अलग तरह की थेरेपी, बहुत तरह की थेरेपी की जाती है, जिससे कि उनका पाचन तंत्र सही रहे, उनके हाथ पैर ठीक से संचालित हों और उनका मानसिक विकास हो। उसमें जो ये संगीत है जी, संगीत की क्या भूमिका हो सकती है? क्योंकि संगीत एक ऐसा माध्यम है क्योंकि जो कभी भी उसमें कुछ लगना नहीं है और उसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो अगर हम संगीत से जुड़ करके उपचार करेंगे तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और लाभ ही लाभ मिलेगा। तो आपने कई सारे सेंटर्स पे इस तरह के वर्कशॉप, कार्यशालाएं किए हैं, तो वहाँ पे आप किस तरह की समस्या पाती हैं? और सामान्यतः जो लोग सिस्टम अडॉप्ट किए हैं वह विदेशी परंपरा पर आधारित है जी।
तो उसको आप उसका भारतीयकरण करने के दिशा में या इस तरह से जो चीज़ें हैं उसमें आप क्या कहना चाहेंगी लोगों के लिए? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि सबसे ज़रूरी है कि पेरेंट्स जो हैं, माता पिता जो हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि अगर बच्चे में कुछ अलग है तो उसको एक्सेप्ट करके उसके साथ किस तरह से व्यावहारिक हमको काम करना है, इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को पढ़ना, इस चीज़ की जानकारी लेना, सबसे पहले ज़रूरी बात यह है। और जहाँ तक संगीत की बात है, जब मैं सेंटर्स पे जाती हूँ जहाँ पर कि बच्चों में सबसे बड़ी समस्या आती है कि उनका जो स्पीच है, जो बातचीत करने का तरीका, वहाँ पर कुछ बच्चे, देखिए ऑटिज़म जो है एक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम मतलब हर बच्चे की जो समस्या है वो अलग है। तो कोई बच्चा शायद वो अच्छे से बोल सक रहा है, लेकिन हो सकता है कि उसका अटेंशन बहुत कम है। कुछ बच्चों में बिल्कुल भाषा की समस्या होती है बहुत ज़्यादा, वो शब्द बोल भी नहीं पाते हैं, एक लेटर बोलते हैं, एक अक्षर। हो सकता है सिर्फ माँ बोलें, फिर सिर्फ प बोलें, सिर्फ आ बोलें। तो ऐसे जब बच्चे होते हैं, इन बच्चों में तो मेरा मुख्य काम जो है वो उनके अटेंशन पर, मतलब कि ध्यान पर, और उनके उच्चारण के लिए, जो बातचीत के लिए उच्चारण की ज़रूरत होती है, स्पीच की ज़रूरत होती है, उसके लिए मैं मुख्यतः अलंकार जो है, शास्त्रीय संगीत का हमारा सर्वप्रथम जो लेसन है या फिर जो हम पाठ पढ़ते हैं, सारे गा मा पा धा नि सा, इस अलंकार को अगर बच्चों में सुनाया जाए, बच्चों के बीच में उनको सुनाया जाए, सबसे पहले तो है उनका ध्यान आकर्षित करना। और ये अलंकार की इसका जो गायन है वो मैं खुद करती हूँ, और तानपुरे के साथ और तबले के साथ। इसमें कोई भी किसी भी तरह की और जो वाद्य यंत्र हैं उनका प्रयोग नहीं होता है। और इसमें सारे गा मा पा धा नि सा की सबसे बड़ी बात जो है, सबसे पहले तो आप जब से ही ऑटिज्म के बच्चे जो है थोड़े म्यूजिकली इंक्लाइंड बोलते हैं हम उनको, कि वो संगीत की भाषा बहुत अच्छे से समझते हैं बचपन से ही। कारण क्या है कि उनका, चूंकि वो भाषा नहीं समझते, वो आवाज़ का जो प्रोजेक्शन है या टोन है उसको बहुत अच्छे समझ हैं। अगर आप फिर आपको रुकना चाहूँगा। जी बोलिए। आपने संगीत की बात कही, तो किस तरह के संगीत उनको सुनाती हैं? सीधे एक जो नॉर्मल सारे गा मा पा धा नि सा इस तरह का संगीत म्यूजिकल टोन होता है, या उनको कोई इंस्ट्रूमेंट पे स्वर को सुनाया जाता है, कुछ इस तरह का होता है? किस तरह का संगीत आप उनको सुनाती हैं? सबसे पहले तो सिर्फ तानपुरा लगाया जाता है जब मैं काम करती हूँ। तानपुरा इसलिए कि उसके जो स्वर हैं, सा प सा या फिर सा म सा, जो भी हम यूज़ करते हैं, वो जो स्वर है, तानपुरे की जो गूंज है, वो हमारे ब्रेन के लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करती है। अच्छा। तो जो न्यूरॉन्स हैं, जो जब कनेक्ट होंगे लेफ्ट ब्रेन के और राइट ब्रेन के, वो न्यूरॉन्स कनेक्ट होने के बाद ही जो है मोटर फंक्शन स्टार्ट होता है। मतलब कि बच्चा ध्यान देगा। अब हाथ में ताल देना, कि हाथ बढ़ाना, कि कोई चीज़ पकड़ना, ये सब हम मोटर फंक्शन पे लाते हैं। अच्छा। और उस पर ध्यान देकर उसको अगर उच्चारण करना है या सुनना है, ये होता है कॉग्निशन। तो इन दोनों चीज़ों का जब मेल होगा तभी जाके ये रिस्पॉन्स होता है। जैसे कि हम अभी बातचीत कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्स तभी हो पा रहा है जब हमारा कॉग्निशन और मोटर फंक्शन एक साथ काम कर रहे हैं। तो सारे गा मा पा धा नि सा में सबसे पहले तानपुरा सुना जाता है, उसके बाद मैं गाती हूँ, और सा रे गा मा पा धा नि, ये जो लेटर्स हैं, मतलब अक्षर हैं, इनके उच्चारण से अगर सा बच्चा उच्चारण कर लेता है, जिनकी स्पीच नहीं है उनकी बात मैं कर रही हूँ, अगर सा उच्चारण कर लेता है तो उससे वो सन भी बोल सकता है, सूरज भी बोल सकता है। माँ अगर उच्चारण कर लेता है तो मम्मा भी बोल सकता है, मैंगो भी बोल सकता है। और प उच्चारण कर लेता है तो प बोल सकता है, पपैया बोल सकता है। मतलब हजारों शब्द के रास्ते खुल जाते हैं जी। जैसे कि नर्सरी स्कूल में हम डायरेक्ट शब्द तो नहीं लिखाते हैं बच्चों से, सबसे पहले ABCD लिखवाया जाता है। तो वैसे ही है, जब शब्दों के उच्चारण की बात है तो सबसे पहले अगर इनको स्वरों के माध्यम से किया जाए तो वो सुर जो है उनके न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं, और ये जो सारे गा मा पा धा नि सा है, ये उनके स्पीच डेवलपमेंट में काम आता है। एक सामान्य अवधारणा है लोगों के बीच में कि अगर हम संगीत चिकित्सा की बात करते हैं जी, तो उसमें सामान्यतः लोग यही कहते हैं कि अलग अलग तरह के जो राग हैं उनको सुनाने का काम करते हैं जी। तो आपका इस पे क्या है? क्योंकि राग तो थोड़ा सा ऊपर के लेवल की बात हो गई जी, क्योंकि जिसमें स्पीच नहीं है, जिसकी समझ कम है जी, उसको राग सुनाना ज़्यादा बेहतर है कि जो सारे गा मा पा धा नि ये
जो संगीत के 7 सुर हैं जी। वो ज़्यादा जो सुनाना जरूरी है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सामान्य लोग हैं, जैसे आप हैं, हम हैं, जब हमको डिप्रेशन या एंजाइटी या फिर तनाव की बात आती है तब हम राग ज़रूर सुन सकते हैं, और रागों का इफेक्ट होता भी है, बिल्कुल है। कई लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो रागों के सुरों का, जो हम कोमल स्वर बोलते हैं या शुद्ध स्वर बोलते हैं, जो विकृत स्वर हैं, उनके अलग अलग रागों में जिस तरह से उनका प्रयोग है, हर इंसान पर एक राग का अलग इफेक्ट होता है। हो सकता है अब भाई आप पर भैरवी राग, आपको शायद भैरवी सुनकर नींद आती हो, लेकिन हो सकता है कि राजेश सर को भैरवी सुनकर नहीं, तोड़ी सुनकर नींद आएगी, क्योंकि वो आपके अंदर के इमोशंस को जगाता है, राग जो है। मैं जो बात कर रही हूँ, यह है विशिष्ट बच्चे। उनको न राग के बारे में पता है, उनको भाषा के बारे में ही नहीं पता है। वो इंसान रूप में जन्म लेकर इंसानों के साथ कनेक्ट होने की बात है। वो कैसे कनेक्ट होंगे, सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि उनके ब्रेन का स्ट्रक्चर या फिर उनकी जो तंत्रिका तंत्र है, उसमें काम करने का तरीका अलग होता है। ये नहीं है कि वो अक्षम है, हमारे हिसाब से नहीं है, हमारे हिसाब से नहीं है, और हम उनको हमारे हिसाब का बनाना चाहते हैं। तो जब ये होता है, तब सबसे पहले होता है कि हम उनको सबसे पहले समझें और उनके समझ के हिसाब से हम उनको उनकी थेरेपी दें, जिससे कि वो भी हमको समझ के काम करेंगे और हम भी उनको समझ के काम करेंगे। तो इसीलिए वहाँ पर राग की बात बाद में आएगी। वहाँ पर सबसे पहले जो है सुर, जो श्रुति शुद्धता जो हम बोलते हैं। एक शंका उठ रही थी मैडम जी, क्या पर्टिकुलर जो राग है, जैसे भैरवी है, मालकोस है, या भैरव है, या सारंग के प्रकार हैं, या और भी जो राग हैं दसों थाट के, तो उन रागों का भी अलग अलग पीलू है, जैसे खमाज है जैसे, तो उन रागों का भी कुछ इफेक्ट पड़ता है कि आप उन बच्चों के अनुकूल जो चीज उन पे प्रभावित करता है, उनके मन मस्तिष्क को, उसको लेकर के चलती है? नहीं, रागों का प्रभाव तो है ही सर, वो तो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मेरा जो सबसे पहला काम है कि शुद्ध सुर से, शुद्ध स्वर, हाँ, और उसके बाद भैरव के स्वर, सा रे गा मा पा दा नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा। तो अभी तक जो मैंने प्रयोग किया है वो है शुद्ध स्वर, मतलब बिलावल के स्वर, और भैरव के स्वर। इन दो स्वरों के बेस पर जो है उनके अनियंत्रित भाव को भी कंट्रोल में किया जा सकता है, या फिर बच्चा अगर बहुत ज़्यादा शांत है, उसको एक्टिव करने के लिए शुद्ध स्वर बहुत काम करते हैं। तो जैसे मैडम एक मन में और बात उठ रही है जी, गम रे सा, आप देखिए भैरव में ऋषभ और जो है दो स्वर उसमें विकृत या कोमल स्वर लग रहे हैं। तो कोमल स्वरों का भी तो प्रयोग हो रहा है, जैसे आपने कहा कि हम शुद्ध स्वरों को पकड़ते हैं, ठीक है, हाँ, बिलावल के, लेकिन इसमें कोमल स्वर भी लग रहे हैं। तो हाँ, क्या कोमल स्वरों को सुनाने से बच्चों पे कुछ प्रभाव पड़ता है? वही मैंने आपको बताया कि जब बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव बच्चा है, मतलब वो ध्यान तो नहीं दे पाता लेकिन बहुत हाइपर है, जिसको कि हाइपर एक्टिव हम कहते हैं, हाइपर एक्टिव विथ ऑटिज्म अगर है, तब उस बच्चे का ध्यान भी नहीं है, उसका एग्रेशन भी ज्यादा होगा। हो सकता है कि वो किसी को उठा के हाथ पैर भी चला दे, इस तरह की भी चीजें होती है। तो उसको जब कंट्रोल में करना होता है तब भैरव के स्वर काफी काम आते हैं, लेकिन इन जनरल सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो शुद्ध स्वरों से होती है। विषय बहुत गंभीर हो गया, म्यूजिक में हम लोग ज्यादा चले गए हैं जी। तो हम सामान्यतः जो माता पिता हैं या जो बच्चे की देखभाल करने वाले हैं जी, अगर किसी माता पिता को ये पता चलता है कि मेरा बच्चा कुछ अलग तरह का है, किसी विषय में या मानसिक रूप से या व्यावहारिक रूप से अक्षम है, तो ऐसे माता पिता खुद ही अपने आप में डिप्रेशन में चले जाते हैं। जी। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसे बच्चों की देखभाल करने वाले जो अभिभावक हैं या उनके केयर टेकर हैं, उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? बच्चा ये भी कर लेगा, वो भी कर लेगा, उस पर आप सबसे पहले अपना नियंत्रण करें और बच्चे के स्वभाव को समझें।
उसके स्वभाव के साथ ही चलना है आपको, ऐसा नहीं, आपको उसको सिखाना भी है, लेकिन उसके स्वभाव को समझे। जैसे कि मैं एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण दे रही हूँ। जब बच्चा नाराज़ हो जाता है या फिर जब हम नाराज़ हो जाते हैं, मान लीजिए गुस्सा आ गया, तो हम क्या करते हैं, बहुत अंदर गुस्सा है, ज़ोर से हमने बात कर दी या फिर हमने चिल्ला दिया किसी के ऊपर। अगर कोई भी सामने से आया और उसने हमारी आवाज़ सुनी या उन्होंने फिर हमारे ऊपर चिल्ला दिया, तो हमको और कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, हम और ज़्यादा एग्रेशन में आ जाते हैं और भी गुस्सा करने लगते हैं। तो मैंने ये एक चीज़ एक्सपेरिमेंट किया है कि जब बच्चा, मतलब स्पेशल चिल्ड्रन की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ, और साथ ही ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, ये सिर्फ एक स्पेशल चिल्ड्रन की बात नहीं है, विशिष्ट बच्चे की बात नहीं है। जब कोई इस तरह से अगर बहुत एग्रेशन में है, तो सामने वाला जो है, जो उसको हैंडल कर रहा है, वो अगर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, मतलब कि शब्द ना निकाले, और उस समय पर उस बच्चे के लिए सिर्फ तानपुरा का साउंड जो है धीमे वॉल्यूम में लगा दिया जाए। मतलब वो चीज जो है, समय की थोड़ी बाध्यता है मैडम। तो अगर मान लीजिए कोई माता पिता कहीं नहीं जा पा रहे हैं जी, किसी सेंटर में नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सेंटर हर जगह उपलब्ध भी नहीं है जी, तो ऐसे माता पिता के लिए, चूंकि आप संगीत से जुड़ी हैं, संगीत चिकित्सा करती हैं, तो वो क्या क्या करें अपने घर में, वो क्या कर सकते हैं, कुछ ये चीज़ें बताएं जिससे कि वो अपने घर में उस बच्चे के कुछ विकास के लिए कुछ कर सकें। जी, सबसे पहले तो उसके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को स्क्रीन से दूर रखें, मोबाइल से, टीवी से, क्योंकि बच्चा अगर उस पर ध्यान दे रहा है तो हमको ये लगता है कि चलिए मैं अपना काम कर लेती हूँ, थोड़ी देर वो उसमें बैठा हुआ है या मोबाइल में गाने सुन रहा है। इससे क्या है, ये बच्चे जो है किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसके ध्यान जो है उसी पर ज़्यादा चला जाता है। और स्क्रीन एक ऐसी चीज़ है, मोबाइल स्पेशली, मोबाइल के एडिक्शन में कई बच्चे ऐसे हुए हैं कि जिनकी की स्पीच बहुत लो हो गई, उनका अटेंशन बहुत कम हो गया है, भले ही वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में न आते हों। तो सबसे पहले तो मोबाइल के प्रयोग की कमी की जाए बच्चों के साथ, और उनको थोड़ा अपना समय दिया जाए, जिससे कि वो जो हमारे समय में होता था, मतलब उनको किसी दूसरे माध्यम से कुछ छोटा स्पीकर लगा करके कुछ करके तानपुरा या इस तरह की चीजें, इस तरह की चीजें सुनाई जाए कुछ, और मतलब बहुत ही मधुर संगीत सुनाया जाए, बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक या फिर धमा चौकड़ी वाले गाने, इस तरह की चीजें बिल्कुल ना। ठीक है मैडम, चलिए तो आज आप लोग हमारे स्टूडियो में आए और एक इस विषय पर चर्चा किए, तो मैं अबरजिता बनर्जी मैडम का और श्री राजेश गौतम जी का इस कार्यक्रम में आने के लिए और अपने विचार व्यक्त करने के लिए और हमें लाभान्वित करने के लिए आभार व्यक्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मरकट आसन है, जो कि हमारी माता बहनों को कमर में दर्द रहता है। मरकट आसन बहुत लाभकारी है, इसको हम लोग योग की भाषा में जठर परिवर्तित आसन भी कहते हैं। तो मरकट आसन आप देख सकते हैं, मरकट आसन हमारे पेट में बढ़ी हुई अतिरिक्त वसा को कम करता है, मेरुदंड को लचीला करता है, कमर के दर्द को दूर करता है। दोनों पैरों को सीधा रखें, हथेलियों को अपने कंधों की सीध में फैला लें। पहला स्टेप इसका है कि दोनों हथेलियों कंधों की सीध में फैला लें, दोनों पैरों को मोड़ लें। अब दाएं तरफ दोनों घुटनों को ले जाएं, दोनों घुटनों को एक साथ दाएं तरफ ले जाएं और गर्दन को बाएं तरफ घुमाएं। 10 से 15 बार इसका अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए, 10 से 15 आवृत्ति हो, और 3 से 4 इसका आप अभ्यास 3 सेट बना सकते हैं, 3 से 4 सेट में इसको करें प्रतिदिन। बाएं तरफ घुटनों को ले जाएं और दाएं तरफ गर्दन को घुमाएं। ये जठर परिवर्तित मरकट आसन काफ़ी लोकप्रिय है, सभी व्यक्ति कर सकते हैं इस आसन को, किसी तरह की कोई इसमें सावधानी नहीं बरतना है, बस भोजन 3 घंटे पहले हो। अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है तो थोड़ा सा सहजता से करें। ये मरकट आसन विशेष लाभकारी। धीरे धीरे अब पैरों को सीधा करेंगे, शवासन में विश्राम करेंगे। शवासन हमारे मानसिक और शारीरिक तनाव को दूर करता है।